छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना, ताकि हाँ पता है, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है, लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको, मैं जरा एक बार देख लूं, आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए, ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना, ताकि आपको बचाया जा सके। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू। आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। हम भी हैं तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी। शाबाश मेरी मिट्टी के शेर, चल जा, कुछ नहीं होगा। क्या चल जा, ये बर्फ देख रहे हो, हिमस्खलन आ गया तो। जय हिंद सर। बच्चों, दुश्मन के साथ साथ प्राकृतिक खतरे से भी कैसे निपटा जाए, उसका प्रशिक्षण हमें तो दिया जाता है। आप लोगों को हिमस्खलन के खतरे से निपटने का कोई आइडिया है? ये देखो, बर्फ ताजा गिरी है, तो हिमस्खलन का खतरा तो है। और ये बर्फ वैसे भी पहाड़ की ढलान से फिसल सकती है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। तो सर, हिमस्खलन से बचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए? सबसे पहले हिमस्खलन की चेतावनी को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह से जानकारी लेकर ही बाहर निकलना चाहिए। और जब बाहर निकलो तो दूर का खतरा भांपने के लिए दूरबीन साथ रखो। ऐसी टेढ़ी बर्फ से ढके पहाड़ के पास से गुजरने के बजाय कोशिश करना कि अधिक समतल जमीन पर चला जाए या चिन्हित सुरक्षा मार्ग पर 30 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर चले, ताकि समय रहते हिमस्खलन के खतरे से बचा जा सके। इसे कहते हैं हिमस्खलन से बचने की तैयारी। सही समझदारी। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालत हज़रा। नाज़रीन, आपने नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी NGOs के बारे में सुना होगा। ये NGOs मुख्तलिफ एरियाज़ में काम करते हैं रज़ाकाराना तौर पर। दरअसल 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली बार यूनाइटेड नेशंस के चार्टर पर NGOs का नाम सुना गया और तब से लेकर आज तक दुनिया में हजारों NGOs काम कर रहे हैं। कुछ लोग बीच समंदर में वेलिंग, इलीगल वेलिंग को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग फेमिन हिट एरियाज में काम कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ NGOs वार टॉर्न एरियाज में काम कर रहे हैं, कुछ लोग एफॉरेस्टेशन में या इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स के एरिया में काम कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ हमारे कश्मीर में एक NGO है, हेल्प फॉर वॉलंटरी ट्रस्ट।
ये भी हमारे यहाँ के समाज के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। आज हम इसी एनजीओ के बारे में यहाँ बात करेंगे और इस सिलसिले में आज हमारे साथ हैं प्रोग्राम में हेल्प फॉर वॉलंटरी ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब फारूक अहमद भट्ट साहब। फारूक साहब खुशामदीद है, आपका प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने मौका दे दिया, आपने कुछ कहना। फारूक साहब, ये जो आपका ट्रस्ट है, ये एनजीओ है जी, ये रजिस्टर्ड एनजीओ है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये इन एवरी रेस्पेक्ट ये रजिस्टर्ड है। 1998 से ये है। हमारा एफसीआर रजिस्टर्ड है, हमारा जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, हम लॉ अबाइडिंग है, तो हर एक मामले में ये रजिस्टर्ड है। अच्छा, आप सिर्फ मेडिकल हेल्थ केयर के एरिया में ही काम कर रहे हैं या दूसरे सोशल एस्पेक्ट्स जो है सोसाइटी में? नहीं, मतलब साहब हम हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, उसमें जो रिलेटेड आते हैं, जैसे हेल्थ केयर तो एक वास्ट फील्ड है, जैसा उसमें एम्बुलेंस होता है, उसमें और भी मतलब प्रिवेंटिव आता है, मोस्टली हम हेल्थ केयर पे ही काम करते हैं। अच्छा, ये जो आपने प्रिवेंटिव की बात की, तो दो चीजें हैं हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो है प्रिवेंटिव साइड और दूसरा है क्यूरेटिव साइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कौन से साइड में ज्यादा काम करते हैं? नहीं, हम दोनों साइड में काम करते हैं। प्रिवेंटिव एक अहम चीज है। असल में मेडिकल साइंस का था पहले बीमारी नहीं होना चाहिए, अगर उसकी तशखीस हो जाएगी, उसका प्रिवेंटिव मेजर लिया जाएगा, तो वो मैं उसको ये मेडिकल साइंस का था हर 6 महीने के बाद हर एक आदमी को बेसिक लाइन टेस्ट करना है, जैसा उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उसका मतलब हार्ट कैसा चल रहा है या बाकी है, तो उस जमाने को पता चले कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो इमर्ज नहीं हो रही है। अब देखिए, मैं बताऊंगा, अगर खुदा न करे किसी को यूरिन से कोई प्रोटीन चलता है तो उसको पता नहीं चलता, बाद में वही रीनल फेलियर बनता है, उसकी किडनी फेलियर हो सकती है। अगर हर एक मतलब जो बंदा हर 6 महीने में ये टेस्ट करेगा, उसको पता चलेगा मेरी क्या पोजीशन है। तो जहां तक हमारा ट्रस्ट का ताल्लुक है, हम चूंकि ये कोविड से थोड़ा हमारा मुतासिर हुआ, हम फार फ्लंग एरिया में जाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहां हमारा खाली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें हम देखते हैं ब्लड प्रेशर देखते हैं, वो प्रिवेंटिव में आता है। प्रिवेंटिव होता है, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं हम, मतलब उसमें एक हमारा एक वो प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है, वो फिल करते हैं हम उसको। करीब करीब 200-300 मतलब बंदे लेते हैं हम गाँवों में, जहां भी जाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वहां हम उनको स्क्रीनिंग करते हैं। उसमें हम देखिए उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं, उसको खासकर जो ये लेडीज है, ये जो वुमेन हेल्थ है, उसमें हम उसको देखते हैं उसका हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो ये हम 2-4 चीजें चेक करते हैं। अगर खुदा न करे किसी को कोई चीज निकलता है, मतलब एडवर्स निकलता है, तो उस पे हम फिर फोकस करते हैं उसी बीमार। अगर समय हमने किसी जगह 200-300 ले लिए हमने, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमने 400 ले लिया, उसमें किसी को खुदा करे कोई एडवर्स अगर टेस्ट निकलता, उस पे हम फोकस करते हैं, उसको ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। हम ये प्रिवेंटिव में हम करते हैं। जी फारूक साहब, अब जो प्रिवेंटिव के लिए आप ये कैंप्स करते हैं, चाहे फार फ्लंग एरिया में करें या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में करें आप, तो उस वक्त आप कोई खास एज ग्रुप की सैंपलिंग करते हैं या रैंडम करते हैं? नहीं, हम रैंडम करते हैं। ज्यादा हम इंटरेस्ट लेते हैं जो वुमेन हेल्थ और चिल्ड्रन हेल्थ, क्योंकि इनका ज्यादा मतलब ये होता है, उनमें ज्यादा करते हैं, और हमारा इंटरेस्ट भी ऐसी है। तो बाकी हम ये हर एक जहां भी जाते हैं, हमको बेसिक करते हैं, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है। ये बहुत सारे, जैसे बीपी में बताऊंगा, मेरी जो एक्सपीरियंस है, जब हमने मेडिकल ये स्क्रीनिंग कैंप करते हैं, बहुत सारों को ब्लड शुगर रेज होता था 400, अननोटिस, उनको पता नहीं होता था। जब हम उसमें, या ब्लड प्रेशर 200 हमने देखा, मैं खुद अटेंड करता हूं, 200 मैंने देखा है ब्लड प्रेशर रेज होता है, दे डोंट नो। तो उसमें पे हम उनको अवेयरनेस करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं कि भाई उससे मतलब उसे क्या है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इलाज वगैरह शुरू करें। बिल्कुल। ये तो मतलब, अच्छा, ये हो गया प्रिवेंटिव साइड। जी। अब क्यूरेटिव साइड में आप क्या करते हैं? हाँ, क्यूरेटिव में हमारे 2 पार्ट है मंजूर साहब। एक तो हमारा जो इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी, हमारा एक नेटवर्क है, हमारे जो हॉस्पिटल में हमारे कांटेक्ट होते हैं, जैसे एसएमएच हॉस्पिटल हैं, सिकिम्स हैं, बॉर्डर जॉइंट हैं, एलडी हैं, जो भी यहाँ एसोसिएट हॉस्पिटल है, हमारे आदमी हमारे वहाँ रहते हैं, हमारा कैंप ऑफिस होता है वहाँ डॉक्टर साहब हमारे फोन करते हैं कभी कि भाई हमारा ये हमारा आईसीयू में पेशेंट है, उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है, तो ही कैन नॉट अफोर्ड मेडिसिन, तो फिर वो हमसे रब्ता करता है, फिर हम उनको वहाँ पहुँचाते हैं दवाई। तो ये डॉक्टर साहब रिकमेंड करता है। ये जो जब आप कैंप्स लगाते हैं, जब आप पहले प्रिवेंटिव की तशखीस करते हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम है, उसके बाद उनके क्यूरेटिव साइड पे आप ध्यान देते हैं, उनके क्यूरेटिव साइड पे। हाँ, वो क्यूरेटिव वही है ना, जब हम किसी को एडवर्स, अगर किसी को निकला, किसी को प्रोटीन निकलेगा, तो उसको तो हम फोकस करते हैं। हम उसको अगर 200 यू रेफर हिम
सम डॉक्टर? नहीं, हम खुद करते हैं उसको। हाँ, वो उसको करते हैं। हमारा ऐसा सेटअप, हमारा एसएमएच में कैंप है, हम उसको करते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, क्योंकि उसका ना खुदा ना कि उसकी किडनी ना मुतासर हो जाएगी, या उसका ब्लड शुगर से मतलब उसकी आंखों की प्रॉब्लम हो जाएगी, या और भी कुछ हो जाएगा। उसको हम फॉलो करते हैं। फिर ऐसा नहीं कि मतलब हमने उसको बताया, उसको फॉलो करते हैं हम कि फिर मतलब इसकी मतलब या थोड़ा अभी ये जैसे मुतासर हुआ, कोविड से मुतासर हुआ। हाँ, मैं खुद जाता था कैंपों में, मैंने बहुत सारे कैंप किए, डिस्ट्रिक्ट बड़वा मैंने बहुत सारे कैंप किए हैं। उसका बच्चों के लिए ऑप्थेल्मोलॉजी चेकअप भी करते हैं, कि हमारे पास जेएमसी के डॉक्टर्स होते हैं जो प्रिवेंटिव पे काम करते हैं, वो भी हमारे साथ इसमें ताउन करते हैं। अच्छा, ये जानना चाहेंगे फारूक साहब कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी आपके लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जी जैसे एम्बुलेंसेज हैं, जैसे व्हील चेयर्स हैं, जैसे ट्रॉलीज हैं। जी। तो ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या है? नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वह हमारे 14 एम्बुलेंसेज हैं, 14 एम्बुलेंसेज हैं। उसमें एक एम्बुलेंस है जिसमें एडवांस लाइफ सेविंग सपोर्ट है। जैसा कोई कभी भी खुदा ना करे एक्सीडेंट होता है या शिफ्ट करना पड़ता है, क्रिटिकल केयर है। हाँ, क्रिटिकल केयर है, जिसमें होता है डिफिब्रिलेटर होता है, ये वेंटिलेटर होता है, उसमें मॉनिटर होता है, और प्लस हमारा टेक्नीशियन होता है, जो एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, वो अवेलेबल रहता है, 24/7 रहता है वो अवेलेबल, कि मेडिकल इज ऑलवेज इमरजेंसी। ट्रू। हाँ, वो उसमें कभी भी खुदा ना करे कोई अनटोवर्ड्स होता है, क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते ही हैं, कभी भी होता है कुछ, तो हमारी उस वक्त सर्विस रहती है, एम्बुलेंस सर्विस रहती है, और इस वक्त भी 24/7 हमारी एम्बुलेंस, क्योंकि हम यू कैन नॉट वेट। अगर कोई कॉल करता है उसको, हमारा बहुत अच्छा सिस्टम है, शायद लोगों को भी पता होगा जो फैसिलिटी ये करते हैं उसमें। ये बहुत सारे जो एम्बुलेंस आप बात उससे करते हैं, बहुत सारे पेशेंट अपनी गाड़ियों में नहीं आते। जैसा किसी को कमर का ऑपरेशन या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, वो अपनी गाड़ी में, अगर 10 लाख की गाड़ी होती है, वो उसमें नहीं आ सकता है, तो लाजिमन उसको वो हमें कॉल करते हैं। मतलब उनका खासकर जो मतलब छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना, ताकि, हाँ पता है, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है, लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको, मैं जरा एक बार देख लूं, आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए, ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना, ताकि आपको बचाया जा सके। अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू। आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। भी है तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी। शाबाश मेरी मिट्टी के शेर, चल जा, कुछ नहीं होगा। क्या चल जा, ये बर्फ देख रहे हो, हिमस्खलन आ गया तो। जय हिंद सर। बच्चों, दुश्मन के साथ साथ प्राकृतिक खतरे से भी कैसे निपटा जाए, उसका प्रशिक्षण हमें तो दिया जाता है। आप लोगों को हिमस्खलन के खतरे से निपटने का कोई आइडिया है? ये देखो, बर्फ ताजा गिरी है, तो हिमस्खलन का खतरा तो है। और ये बर्फ वैसे भी पहाड़ की ढलान से फिसल सकती है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। तो सर, हिमस्खलन से बचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए? सबसे पहले हिमस्खलन की चेतावनी को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए
और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह से जानकारी लेकर ही बाहर निकलना चाहिए। और जब बाहर निकलो तो दूर का खतरा भांपने के लिए दूरबीन साथ रखो। ऐसी टेढ़ी बर्फ से ढके पहाड़ के पास से गुजरने के बजाय कोशिश करना कि अधिक समतल जमीन पर चला जाए या चिन्हित सुरक्षा मार्ग पर 30 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर चले, ताकि समय रहते हिमस्खलन के खतरे से बचा जा सके। इसे कहते हैं हिमस्खलन से बचने की तैयारी। सही समझदारी। अब हमारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस रहती है, जैसा बोर्डन जॉइंट हॉस्पिटल में वहाँ एम्बुलेंस रहती है, डे टाइम एम्बुलेंस हमारी अवेलेबल रहती है, एलडी में रहती हैं, एसएमएच में रहती है। ये 2-3 हॉस्पिटल में हमारी एम्बुलेंस अवेलेबल रहती है। वो तो हॉस्पिटल सर्विस के लिए रहती है अवेलेबल। नहीं, कोई अगर कोई इमरजेंसी हो या कोई कॉल करेगा वहां रखेंगे कोई, क्योंकि ये तो अगर खुदा ना करे कोई किसी को शिफ्ट करना हो सकता है, क्योंकि हम असिस्ट करते हैं हॉस्पिटलों को। हाँ, कभी उनका भी बहुत काम करते हैं, मतलब हॉस्पिटल वाले गवर्नमेंट बहुत काम करते हैं, लेकिन हम असिस्ट करते हैं। कभी उनकी गाड़ी नहीं होती है, हम प्रोवाइड करते हैं उसमें ट्रॉलीज वगैरह भी हैं। हाँ, वहाँ हमारा जो और इन सब के लिए मैन पावर भी चाहिए। नहीं, हमारा इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन एक प्रोजेक्ट है, जिससे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन विद हॉस्पिटल्स में। हमने वी हैव डिप्लॉयड 30 जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है, वो डिफरेंट हॉस्पिटल में हमने डिप्लॉय किया है। जैसे एसएमएच में 6 है, या अपना बोन जॉइंट में है, वहाँ भी 4-5 है, एलडी में है और पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में है। तो ये जब खुदा ना करे कोई इमरजेंसी आती है या कोई अनअटेंड पेशेंट होता है, ये उसको केयर करते हैं तब तक जब का उसका ये आ जाएगा, या कोई एक्सीडेंट पेशेंट आता है। उसके अलावा हमने रखे इन जो हॉस्पिटल में रखे हमें व्हील चेयर्स, ट्रॉली रखे हैं, न्यू बजर्स रखे हैं, यूरिन कंटेनर रखा है, बहुत सारा मतलब जो बेसिक चीज है। अब डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि भाई उनको पता है कि भाई हाँ, उसके अलावा ये तो है, उसके अलावा अगर किसी को दवाई चाहिए वो वहां कंटेक्ट, क्योंकि अब वो हमारे ऑफिस तो नहीं आ सकता है, क्योंकि हमने वही रखा है। वो देखकर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई ये पेशेंट मतलब उसकी जान बच सकती है या इसका प्रॉब्लम अच्छा है, तो हमारे आदमी जाते हैं उसके बेड पर, डॉक्टर साहब डिस्कशन करते हैं, फिर मेडिसिन वहीं पर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब आपके वहां पर मेडिसिन की फैसिलिटी है? नहीं, वो हमारी फार्मेसी एक शॉप है, वो उसी विजिलिटी में होती है, तो या वो प्रोवाइड करते हैं, वो नहीं हमें परचेज करना। हमारी 2 फार्मेसी है, अगर वहां अवेलेबल हो ठीक है, अगर नहीं हो तो वहां अगर पेशेंट मतलब डिजर्व है तो हम उसको परचेज भी कर सकते हैं, ऐसी हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं आपके साथ? जी, मतलब जिनको आप रेगुलरली दवाई की फरामानी करते हैं? जी। हाँ, इसमें जो क्यूरेटिव में है, पहला पार्ट तो इमरजेंसी है जिसमें मैंने हॉस्पिटल में बताया। दूसरा पार्ट है कि जैसे अब मतलब जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज है, जैसा डायबिटीज है, उसको तो उम्र भर दवाई लेनी पड़ती है, तो उसमें हम रजिस्टर करते हैं, फिर हम रेगुलर बेस पर उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन उसमें ये पैरामीटर देखते हैं कि उसका इनकम क्या है, तो उसका खर्चा क्या है और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कितना है, यानी डिजर्विंग है या नहीं, अगर वो देखते हैं हम, वो तो नहीं देखते हैं। असल में मेरा मानना ये कि जो ये जो मेडिसिन है ये तो विदाउट डिस्क्रिप्शन सबको देना चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने भी जो किया जन औषधि है, उसमें तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। गोल्डन कार्ड या जन औषधि है, मतलब गोल्डन का से नाम जाता है, वहां किसी को नहीं है, वहां एनीबॉडी कैन अवेल, क्योंकि ये हेल्थ केयर ऐसा चीज है कि मतलब यू कैन नॉट स्टॉप इट, सबको चाहिए। हाँ, हमें भी ऐसा, क्योंकि हमारे फंड्स महदूद रहते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि भाई इसकी फाइनेंशियल मतलब इसकी पोजीशन क्या है और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कि अगर ये अफोर्ड नहीं करेगा तो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास इस वक्त टचिंग 1500 पेशेंट जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज मतलब आते हैं, मुब्तला होते हैं, उनको हम फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पर। वो मंथली आते हैं, हमारे पास आते हैं। उसमें जो क्रॉनिक डिजीज है, जैसे क्रॉनिक रीनल फेलियर है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, या मेंटल हेल्थ के बीमार हैं, जो मेंटल जिनकी प्रॉब्लम होती है, या हाइपरटेंशन है, हार्ट एलिमेंट है, जिनको कंट्रोलेबल डिजीज है लेकिन ट्रीटेबल नहीं है, उनको बेचारों को उम्र भर दवाई लेनी पड़ती है। तो ये जैसा हम गरीब लोग हैं, हाँ बिल्कुल इतने हेवी कॉस्ट, बिल्कुल तो उनको आप रजिस्टर करके हर महीने दवाई देते हैं? हर महीने दवाई रेगुलर देते हैं हम दवाई उनको। एक सिस्टम हमने बका, एक मैकेनिज्म रखा है उनको, एक हम आइडेंटिफिकेशन के लिए एक हम देते हैं, एक कॉपी, एक नोटबुक देते हैं उनको, तो वो मंथली देते हैं। उनको देखते हैं कि भाई ये उन्होंने डॉक्टर साहब के पास फॉलो अप कर दिया, मतलब हमने कहा है कि भाई उसको जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उसको 3 महीने के में जरूरी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि भाई इसका क्या है, उसका फॉलो अप और उसका हेल्थ स्टेटस क्या है। तो उसको ये भी करते हैं कि भाई डूज डोंट्स, वो हमारे वहाँ 20 आदमी है, हमारे जो स्टाफ रहता है वो उनको काउंसलिंग भी करता है, मतलब दवाई के साथ साथ काउंसलिंग भी करता है, उनका हेल्थ चेकअप भी करते हैं वहाँ, फिर उनको डॉक्टर्स के रेफर भी करते हैं उनको अगर कुछ
कभी फारूक साहब, कई बार इस तरह के केसेस भी होते हैं जहां पेशेंट्स को रेफर किया जाता है आउटसाइड स्टेट, जी 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 क्योंकि वो भी क्रॉनिक पेशेंट ही जी होते जी हैं। जी जी उस सिचुएशन में आपकी कोई मदद होती है? नहीं, ठीक है, अगर मतलब डॉक्टर साहब रेफर करेगा, देखो मतलब इसमें हम कि हर एक को अपना मतलब ये जो DR1 है उसको प्यारा होता है। बहुत सारे यहाँ हमारे बहुत फैसिलिटी हैं, जैसा अब मैं देखूँगा सिक्किम में किडनी ट्रांसप्लांट होता है, और हमें पिछले 20 सालों से 25 सालों से देख रहे हैं सक्सेसफुल रेट अच्छी है वहाँ मतलब है। तो उसके जब तक डॉक्टर साहब रेफर करेगा कि भाई उसको जरूरी कोई मतलब एडवांस मतलब जो यहाँ फैसिलिटी नहीं है। हाँ, हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस है जिसमें लाइफ सेविंग सपोर्ट है, तो उसमें भी बहुत सारे खासकर जो पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी वो यहाँ नहीं होती है, मतलब जो बच्चों को मतलब जो हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, जो होल होता है, जी जी। तो वो यहाँ नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब रेफर करते हैं वो GP पथ हॉस्पिटल में या सिक्किम्स में है, हम उनको प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल प्रोवाइड करते हैं ये। तो उसके बाद भी अगर किसी डॉक्टर साहब को कोई यहाँ से रेफर करेगा, ऐसा ना हो कि मतलब कोई अपने हिसाब से जाएगा, उसको हम नहीं, जब तक ना रेफर हो जाएगा, डॉक्टर साहब रेफर करेगा, हाँ उसका फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वहां जाना, उसका कितना ट्रीटमेंट हो जाएगा वो हमारे पास अप्रोच करता है, हम देखते हैं उसको कितना हम हेल्प करते हैं। फारूक साहब, क्या सारे हॉस्पिटल्स में आपकी प्रेजेंस अवेलेबल है? जी किन हॉस्पिटल्स के साथ अटैच है? दूसरा ये, अच्छा, क्या कभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट आपको कांटेक्ट करते हैं डिफरेंट नीड्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बताऊंगा अपने दिल से, मुझे फख्र है अपना जो यहाँ डॉक्टर है, बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हम 20-25 साल से देख रहे हैं किस हालत में वो काम करते हैं, हमारे साथ अक्सर मतलब रहते हैं, रास्ते में रखते हैं। तो हमारे मतलब जो हॉस्पिटल में SMH हॉस्पिटल में हमारा यूनिट है वहाँ, यहाँ अपना बोनर जॉइंट हॉस्पिटल में LD में हमारे जाते हैं, लेबर रूम तक जाते हैं, हमारे जो वहाँ बंदे मल्टीपल वो जाते हैं असिस्ट करने के लिए। कभी डॉक्टर कभी उनका एम्प्लॉयड नहीं होता वहाँ, हमारे एम्प्लॉयड को वो अच्छी तरह से, दूसरा किसी को एम्बुलेंस चाहिए, वो उस अपने वहाँ ही उसको बोलते हैं कि भाई आप ये चीजें करें, तो वो तो डॉक्टर वो तो रहता रहता है, तो असल में वही हमें गाइड करते हैं। तो हम तो मतलब इसमें तो वी आर नॉन मेडिकल्स, तो वही हमें गाइड करते हैं, जो मतलब थोड़ी इतनी जो ऑर्गेनाइजेशन बन गए बिकॉज ऑफ जो डॉक्टर साहब जो उन्होंने वो इनकी कंट्रीब्यूशन है। फारूक साहब, इनके सब ट्रामा केसेस, जी जी, मतलब कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई इमरजेंसी हुई, तो उसके किट जो अराउंड नहीं है, बिल्कुल, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पेशेंट को कैरी करना होगा, कैसे क्या रोल रहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसी सिचुएशन में? नहीं, अब थोड़ी हमारा जो अब ये आ गया, विजिबल हो गया हमारा, हमने हेल्पलाइन रखी है नंबर बहुत सारे, जब खुदा ना करे किसी को कभी एक्सीडेंट होता है या कोई किसी जगह, या खुदा ना करे किसी वक्त आग लग जाती है, आप सोच रहे हो, हमारी एम्बुलेंस वहां पहुंचती है, या किसी का एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा कोई चीज होती है, तो वहां हमारे पास एम्बुलेंस रहती है। या फोन भी अगर कोई करेगा रात के वक्त, दिन के वक्त अगर फोन करेंगे हम तो एम्बुलेंस उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जो इस वक्त जो इमरजेंसी में ज्यादा हमारा रोल रहता है, तो ये क्योंकि उसके कितने के अराउंड नहीं होते उस वक्त, बिल्कुल कोई अगर रास्ते में हमें फोन करता है कोई, मतलब हम उस वक्त भी उसको प्रोवाइड, उसमें कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं कि भाई, क्योंकि जब इमरजेंसी कोई होती है उसमें मतलब कोई हम उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई जब एक्सीडेंट होता है या कोई खुदा ना करे किसी चीज में, या पिछली बार ये जो आया था ये फ्लड, तो उसमें भी हमने रखे हैं, मतलब एम्बुलेंस मतलब रखे हैं, अवेलेबल रखे हैं। नहीं, वो हो गया एम्बुलेंस में आपने हॉस्पिटल तक पहुंचाया, इमरजेंसी तक जी, लेकिन उसके बाद वहां जो उसके बाकी लवाजमत जो उसके घर वाले अदरवाइज करते, जब उनको कॉन्टैक्ट किया जाए, जब तक वो पहुंच, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना, ताकि, हाँ पता है, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है, लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको, मैं जरा एक बार देख लूं, आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए, ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना, ताकि आपको बचाया जा सके।
अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू। आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। हम भी हैं तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी। शाबाश मेरी मिट्टी के शेर, चल जा, कुछ नहीं होगा। क्या चल जा, ये बर्फ देख रहे हो, हिमस्खलन आ गया तो। जय हिंद सर। बच्चों, दुश्मन के साथ साथ प्राकृतिक खतरे से भी कैसे निपटा जाए, उसका प्रशिक्षण हमें तो दिया जाता है। आप लोगों को हिमस्खलन के खतरे से निपटने का कोई आइडिया है? ये देखो, बर्फ ताजा गिरी है, तो हिमस्खलन का खतरा तो है। और ये बर्फ वैसे भी पहाड़ की ढलान से फिसल सकती है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। तो सर, हिमस्खलन से बचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए? सबसे पहले हिमस्खलन की चेतावनी को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह से जानकारी लेकर ही बाहर निकलना चाहिए। और जब बाहर निकलो तो दूर का खतरा भांपने के लिए दूरबीन साथ रखो। ऐसी टेढ़ी बर्फ से ढके पहाड़ के पास से गुजरने के बजाय कोशिश करना कि अधिक समतल जमीन पर चला जाए या चिन्हित सुरक्षा मार्ग पर 30 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर चले, ताकि समय रहते हिमस्खलन के खतरे से बचा जा सके। इसे कहते हैं हिमस्खलन से बचने की तैयारी। सही समझदारी। जाए तब तक आपके लोग रहते हैं वहां वो पर। तो है, वही है ना, वही है। वो तो हमने रखा ना, जो हमारी नेटवर्क है। अगर हमने किसी पेशेंट को वहां उठाया, हमारा जो स्टाफ होता है, एम्बुलेंस स्टाफ, वो उनको हॉस्पिटल में ऑलरेडी उनको ये इंफॉर्मेशन देती है कि भाई हमारा ये पेशेंट है, उसका कोई अटेंडर साथ नहीं है, उसका वो केयर देता तब तक जब तक उसका वो आ जाएगा। जो फारूक साहब आप कह रहे थे कि पेशेंट रजिस्टर हैं आपके साथ, जी। कुछ पेशेंट जिनको आप रेगुलरली चेकअप करते हैं, जिनको आप दवाइयाँ देते हैं, अगर कोई चाहे कि काफी लोगों को पता नहीं होता, बिल्कुल। तो अगर कोई चाहे आपके साथ रजिस्टर होना, आप दवाई की मदद के लिए या बाकी फैसिलिटीज के लिए जो आप देते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या करना चाहिए उनको? कुछ नहीं उसमें मतलब सिंपली हमने रखे, हमने हमारे हर दिन रखते हैं, हमने 3 बंदूक को रखा वहां। जो कोई भी बीमार या उसका अटेंडर आ जाएगा, उसको वो देखते हैं, उसको जो पैरामीटर हमने रखे हैं कि इसकी लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज है, जैसा डायबिटिक है या ऐसा है, उसको तो उसका सरसरी देखते हैं, उसका फाइनेंशियल मतलब क्या पोजीशन है, उसमें फिर वो देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम हफ्ते में हमारा स्टॉप रखता है कि भाई ये वो जमा करते हैं इन पेशेंट को। फिर हम हफ्ते में एक बार उनसे इंटरेक्शन करते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये हर प्रोसेस चलता है, पिछले 10 से ज्यादा सालों से ये प्रोसेस लगातार चलता है। किस जगह आपको आप इससे ये हमारे यहाँ इसमें हफ्तचनार सरायवाला, मतलब वो एडजस्टेंट सरायवाला, उसमें उसको कहते हैं इकबाल पार्क। 12 पत्थर असल में एक्यूरेट एड्रेस है उसका, हफ्तचनार 12 पत्थर हफ्तचनार। जी हाँ, वहाँ आ जाते हैं। अच्छा, ये जो आप लोग इन पर खर्चा करते हैं, रफली मैं जानना चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए। बिल्कुल। आप मुझे तकरीबन आप एवरेज इस्तेमाल करते हैं इन लोगों पर जिनको आप रेगुलरली दवाई देते हैं? बिल्कुल। हाँ, इसमें मतलब टचिंग ये 20 लाख तक महीने हमारा इन पे मतलब खर्चा था। वो जो इसका एम्बुलेंस बिसाइडस एम्बुलेंस फैसिलिटी या बाकी, खाली मैं ये कहता हूं कि जो फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जैसे इमरजेंसी में है और जो रजिस्टर्ड पेशेंट पर, ये अराउंड 20 लाख पर मंथ होता है हमारा खर्चा। अच्छा, एक महीने 20 लाख। ये सब लोगों की देता है, हम तो घर से तो नहीं लाते हैं, ये तो आप लोग ही देते हैं। मतलब बहुत मुझे फक्र है कि मतलब लोग आते हैं, देते हैं। जैसे अभी एम्बुलेंस हमने इस जो कोविड के दौरान हमने 4 एम्बुलेंस हमको डोनेट कर दिया। एक एम्बुलेंस रिसेंटली उसने 1 लाख की एम्बुलेंस मतलब डोनेट कर दी है। मतलब उसका कोई गुजर गया था घर में, उसने वो डोनेट कर दी है अपने बाप के नाम से। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ जब कोई किसी को लगता है कि काम हो जाता है, उसको मतलब फिर डोनेशन तो मतलब उसमें आता ही है। अच्छा, ये जो फार्मेसी आपकी है, ये भी हमने सुना है कि आप फार्मेसी पे लोगों को कंसेशनल मेडिसिन देते हैं। तो इसका क्या तरीका है? मतलब हाँ,
बहुत अच्छी बात फरमाई आपने। हमारा एक प्रोजेक्ट है कि एक आम आदमी को कैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचाई जाएगी नॉन प्रॉफिट बेस पर, क्योंकि ये अमीर को भी तो गरीब भी नहीं है। अगर आप लेंगे वेलफेयर स्टेट में, वहां 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 मतलब ये फैसिलिटी ऑलरेडी है। जैसे मैंने गवर्नमेंट की जिक्र भी की, जो आपने गोल्डन कार्ड बताया, वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन। वो है एस्टेब्लिशमेंट 2 फार्मेसीज। हमें अभी 2 फार्मेसीज हमने खोली। एक तो हमारे इकबाल पार्क में, जो दूसरा जाम्पा कदल में ये है, वहां जो मतलब एसएमएच में वो वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो वहां करीब करीब एक दिन पर डे मतलब 800 बंदे आते हैं जो वहां परचेज मेडिसिन करते हैं और नॉन प्रॉफिट बेस पे। तो वहां मतलब वो उसमें मतलब हमारा कोई उसमें नहीं है, उसमें कोई ये कोई वेरिएशन नहीं है, कोई भी एनीबॉडी कैन वहां। हाँ, वो वहां हम थोड़ा सा उसमें हैंडलिंग चार्ज करते हैं, बाकी हमने फैसिलिटी रखी है। तकरीबन कितना कंसेशन में मिलता हो? 50% के करीब ही मिलता है? बहुत सारों मैं बताऊंगा बंदो साहब, इसमें क्या है, इंजेक्टेबल में बहुत सारों को फर्क होता है। इसमें मतलब जनरल मेडिसिन में 10 पीस है। अब मैं बताऊंगा कोई एर्थ्रोपेडिक इंजेक्शन है, इसका MRP 2400 रुपीज है, लिखा है जी 24, तो 1 कैन गेट ओनली 800 और 900 रुपए में आम आदमी ले सकता तो है। बहुत फर्क पड़ती है। हाँ वही ना, नहीं बाहर भी देते हैं उसको, लेकिन ही हैज राइट टू सेल इट 2400 रुपीज। तो हमारा मतलब ये क्या है, हम उसमें अगर हमारे पास कोई चीज 100 रुपए में खरीदे, हम उसको 4-5% मतलब चढ़ाते हैं जो हैंडलिंग चार्ज है, तो फिर हम रखते हैं, अवेलेबल रखते हैं इसमें। अब देखिए फारूक साहब, ये जो NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी होती है NPO, अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं व्हेन इट कम्स टू गिविंग मेडिसिन टू पीपल, या मतलब डिस्पेंस करते हैं जो फार्मेसी पे देते हैं। अच्छा, मैं मतलब हमारा 2 चीजें हैं। देखो मैंने बताया ना, ये जो हेल्थ केयर है ये बड़ा सेंसिटिव मतलब ये पेशा ही होता है कि मतलब उसमें क्या कहते हैं, हमको जनरल पब्लिक के लिए, जो जनरल पेशेंट जिसको कहते हैं, उसको भी हमें फैसिलिटी रखनी है। जैसा मतलब जैसे एम्बुलेंस है, अगर कोई बीमार पड़ेगा, उसकी अपनी गाड़ी, उसमें बीमार नहीं आ सकता है, तो वो रखते हैं, उसके पास गाड़ी है, 10 लाख 20 लाख की गाड़ी है। इसी तरह ये जो हेल्थ केयर है, इसमें असल में ये इसमें कोई मतलब उसको ये रखना ही नहीं चाहिए उसमें, जिससे पेशेंट को कुछ मतलब बर्डन हो जाएगा। तो हमने इसीलिए रखा है, हमने 2 फार्मेसी। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना, ताकि हाँ पता है, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है, लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको, मैं जरा एक बार देख लूं, आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए, ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना, ताकि आपको बचाया जा सके। अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू। आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। हम भी हैं तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी। शाबाश मेरी मिट्टी के शेर, चल जा, कुछ नहीं होगा। क्या चल जा, ये बर्फ देख रहे हो, हिमस्खलन आ गया तो। जय हिंद सर। बच्चों, दुश्मन के साथ साथ प्राकृतिक खतरे से भी कैसे निपटा जाए, उसका प्रशिक्षण हमें तो दिया जाता है। आप लोगों को हिमस्खलन के खतरे से निपटने का कोई आइडिया है? ये देखो,
बर्फ ताजा गिरी है तो हिमस्खलन का खतरा तो है, और ये बर्फ वैसे भी पहाड़ की ढलान से फिसल सकती है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। तो सर, हिमस्खलन से बचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए? सबसे पहले हिमस्खलन की चेतावनी को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह से जानकारी लेकर ही बाहर निकलना चाहिए। और जब बाहर निकलो तो दूर का खतरा भांपने के लिए दूरबीन साथ रखो। ऐसी टेढ़ी बर्फ से ढके पहाड़ के पास से गुजरने के बजाय कोशिश करना कि अधिक समतल जमीन पर चला जाए या चिन्हित सुरक्षा मार्ग पर 30 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर चले, ताकि समय रहते हिमस्खलन के खतरे से बचा जा सके। इसे कहते हैं हिमस्खलन से बचने की तैयारी। सही समझदारी। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना, ताकि, हाँ पता है, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। है? शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है, लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको, मैं जरा एक बार देख लूं, आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए, ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना, ताकि आपको बचाया जा सके। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू। आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। हम भी हैं तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी। रखे हैं मैंने। पहले जो 20 लाख रुपया हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वो भी उसी फार्मेसी से हम उनको देते हैं, वो भी उसी फार्मेसी से मतलब देते हैं, मतलब उसमें देते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ कोई भी आ सकता है ना? वहाँ कोई इसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये अमीर आदमी है या गरीब आदमी है? ना, ये हम ही नहीं है। अब जन औषधि है या बहुत सारे, मतलब आप देखो सिक्किम में भी मतलब उन्होंने ड्रग काउंटर रखे हैं, तो ऐसा मतलब ये रखे। एक तो मतलब उसमें ये फैसिलिटी भी है, एक किस्म की फैसिलिटी भी है। बहुत सारे, मैंने बताया ना, करीब मुझे लगता है पर डे 4 से 5 लाख रुपए तक वहाँ मतलब उनको मतलब वो ब्लड डोनेशन कैंप तो नहीं करते? हाँ, ब्लड डोनेशन हमारा वो कैंप नहीं करते। एक्चुअली क्या रखते हैं कि हम स्टैंड बाय रखते हैं, जैसा वॉलंटियर। हमारे पास करीब 200 वॉलंटियर्स होंगे। जब भी कोई जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी राब्ता रहता है हॉस्पिटलों में, अब वहां से फोन आता है कि भाई इसको चाहिए, तो हमारे एक लोन सब करके वो बहुत अच्छा मतलब हमारा वॉलंटियर है, तो उसके ये अंडर में रहता है। फिर वो वॉलंटियर उसको भेजते हैं वहां कि हॉस्पिटल में ये पेशेंट है, उसको दे। तो इस तरह ब्लड कैंप भी करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। तो उसमें उसकी ज्यादा कि कभी वो ग्रुप है उनका हमारे रहता है कि कौन ग्रुप उसमें रहता है, तो जब जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल में राब्ता रहता है, तो फिर वो वहां हम ब्लड डोनेशन करते हैं वहां ऑन स्पॉट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इलाज मुआवजे का मामला है, चाहे इसमें डायग्नोस्टिक का बड़ा अहम रोल रहता है। क्या डायग्नोस्टिक के फील्ड में भी आप कुछ करते हैं? नहीं, हमारा असल में हम एक बनाने जा रहे हैं जो मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ, ये जो पॉलीक्लिनिक, तो हमारा इसमें सब ऑलमोस्ट तय हुआ है। इंशाल्लाह ये डायग्नोसिस के साथ साथ जहां हम डॉक्टर भी रखें, जैसे मैंने आपके वोमेन और ये बच्चों का चिल्ड्रन हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम उसमें वो फाइनल फेज में जाएंगे, इंशाल्लाह हम कनेक्शन करेंगे, तो वो हम जाएंगे और डायग्नोसिस में जाएंगे। और हमारा दूसरा प्रोग्राम है ये डायलिसिस सेंटर का, और उसके साथ से पॉलीक्लिनिक, जैसा मल्टी स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं वहां बनाने की। कब तक आएगा वो कोशिश करेंगे? मुझे लगता है मार्च में, अगर अल्लाह ने चाहा मार्च में उसमें काम लग जाएगी कनेक्शन। अच्छा, बच्चों की
इम्यूनाइजेशन के बारे में भी आपका कुछ हाँ, हमारा प्रिवेंटिव है ना, प्रिवेंटिव उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें सब अभी भी करते हैं, अगर इम्यूनाइजेशन में करते हैं, लेकिन उसमें जब वो रहेगा फिर वो वहाँ हर एक फैसिलिटी, क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल रहेगा, इम्यूनाइजेशन रखेंगे, हर एक फैसिलिटी वहाँ रहेगी इंशाल्लाह। जी। अच्छा, ये जो कोविड के टाइम में आपने काफी कंट्रीब्यूट किया होगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, तो हमारी जो हमने जो ऑफिस में इंफॉर्मेशन मैंने हासिल की, अभी कम से कम हमने कोविड में 300 पेशेंटों को उन 2-3 महीनों में हमने, जो पहला फेज है तो अभी हम दे रहे हैं, तो उस वक्त जब जो टफ फेज था हमने 300 पेशेंटों को एम्बुलेंस फैसिलिटी, जब कोई अपना हाथ भी नहीं लगा, बिल्कुल हाँ, बहुत सारा हमने देखा कि हमारी एम्बुलेंस जाती थी और पीछे उसका अटेंडेंट जाता था, वो टच नहीं करता था। तो ठीक है, हम तो मतलब हमारा तो यही काम ही है वॉलंटियर, तो उसमें तो ये तो हमारी हम तो इसके लिए है ही। तो उस वक्त हमने मतलब वो दे दिया, 300 पेशेंट को हमने एम्बुलेंस मतलब प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद मेडिसिन, दूसरा चीज जो लॉकडाउन, जो पहले फेज में जो लॉकडाउन हुआ था उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर दिया, जब सब बंद था, उनका कोई काम नहीं था, जो लॉकडाउन इफेक्ट, उन 3 महीनों में हमने 75 लाख रुपए की दवाई दी है, 75 लाख की दवाई दी। किन को? मतलब विदाउट डिस्क्रिप्शन, जो लॉकडाउन में बेचारे थे, उनका कोई काम नहीं था, वो आते थे, हमारे डायबिटिक था, रिनल फेलर था, उनको हम फ्री मेडिसिन उसमें प्रोवाइड। अभी भी हमने मास्क दी है, 30,000 मास्क हमने दे दिया, सैनिटाइजर दे दिया। वो तो मतलब हम काउंट नहीं करते, वो तो हमारा रूटीन का काम है। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और जानकारी दी अपने इस एनजीओ के बारे में। लोगों को भी पूरी जानकारी मिली होगी कि आप किस तरह का काम करते हैं। बहुत सराहनीय काम है। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे समाज की खिदमत करते रहें। बहुत शुक्रिया सर। मैं भी आपका बहुत मशकूर कि आपने हमें वक्त दे दिया और आपने इसमें ये आपके प्लेटफॉर्म में हमने ये जो कुछ बातें कही। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना, ताकि, हाँ पता है, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। शाबाश बच्चों,